नारी, कैलाशव, सिद्धू और माधव। 1800 साल पहले भारत में मदिरा के प्रेमियों के पास इन 3 ब्रांड्स का ऑप्शन हुआ करता था। इतना ही नहीं, अगर ज़्यादा पी लें तो हैंग ओवर का इलाज भी था। इसके लिए आपको पीना होता था गन्ने का रस। शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम इतिहास के खातिर ये काम करते हैं। इतिहास यूँ इम्तहान का एक सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इतिहास का ओरिजिनल पर्पस हमारे क्यूरियोसिटी को शांत करना है कि हज़ारों साल पहले की दुनिया कैसी थी, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे ट्रैवल करते थे, क्या पिया करते थे। इन सब बातों का आंसर हम सभी अंदाजे से जानते हैं, लेकिन ये अंदाज़ा बहुत सूखा साखा है। क्या मज़ा आ जाए अगर कोई डिटेल से बताए कि 1800 साल पहले पुलिस वाले घूस कैसे मांगते थे, या सरकारी विभागों में फाइल कैसे आगे सरकती थी, बैंक्स कैसे काम करते थे। इन सब सवालों के जवाब हमें देकर गया है वो शख्स जिन्हें हम महाकवि कालिदास के नाम से जानते हैं। कालिदास के लिखे समय प्राचीन भारत के बारे में क्या क्या पता चलता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक नॉलेज ईयर पर। कालिदास कब पैदा हुए, ठीक बताना मुश्किल है। अलग अलग सोर्सेस उन्हें ईसा पूर्व 1ली सदी से लेकर 4थी सदी के बीच के काल का बता देते हैं। कहानी के मुताबिक कालिदास की शादी विद्योत्मा नाम की एक राजकुमारी से हुई थी। विद्योत्मा की शर्त थी कि कोई उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा तो वो उसी से शादी करेंगी। कई विद्वान आए, लेकिन कोई विद्योत्मा को हरा नहीं पाया। लास्ट में विद्योत्मा से बदला लेने के लिए ये सब लोग कालिदास को लेकर आए। अब कालिदास उन्हें जंगल में एक पेड़ पर मिले, जहाँ वो उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वो बैठे हुए थे। इससे बड़ा महामूर्ख कहाँ मिलता। ये सोचकर विद्वानों ने विद्योत्मा को इंसल्ट करने के मकसद से कालिदास को उनके सामने बिठाया और कहा कि ये शास्त्रार्थ में तुमको हराएंगे। अब शर्त ये थी कि कालिदास मौन रहकर जवाब देंगे, कुछ बोलते नहीं है ये, ऐसा उन लोगों ने बोल दिया। बात हवा में उड़ा दी। अब विद्योत्मा को ये सारी चीज़ें थोड़ी नई तो लगी, लेकिन इस तरह के लोग हुआ करते थे तब भी, अब भी होते हैं, जो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तो विद्योत्मा ने एक्सेप्ट किया कि चलिए ठीक है, करते हैं शास्त्रार्थ। और पहला सवाल पूछते हुए एक उंगली उठाई। उनका मतलब था कि परमात्मा एक है। अब कालिदास को लगा कि विद्योत्मा उनकी आंख फोड़ने के लिए उंगली उठा रही हैं, तो जवाब में कालिदास ने 2 उंगलियां उठाईं और वो कहना चाह रहे थे कि वो विद्योत्मा की दोनों आंखें फोड़ देंगे। लेकिन विद्वानों ने विद्योत्मा को बताया कि कालिदास के मुताबिक आत्मा और परमात्मा 2 चीज़ें हैं। इसके बाद अगले सवाल की बारी आई। अब की बार विद्योत्मा ने अपना पूरा हाथ खोलकर दिखाया। मतलब था कि 5 तत्वों से ये संसार बनाया है, दुनिया बनी है। कालिदास को लगा कि विद्योत्मा कह रही हैं कि वो उसे थप्पड़ मार देंगी। जवाब में कालिदास उन्हें घूसा दिखाने लगे। बोला कालिदास ने कुछ भी नहीं। जो आसपास विद्वान थे उन्होंने कहा कि कालिदास ये कह रहे हैं कि 5 तत्व जब आपस में मिलते हैं तब जाकर दुनिया बनती है, मिलेंगे तब दुनिया बनेगी। इस तरह शास्त्रार्थ पूरा हुआ और विद्योत्मा मान गई कि कालिदास अति विद्वान हैं, और इसके बाद दोनों की शादी हुई। शादी के बाद जब असलियत सामने आई तो विद्योत्मा ने कालिदास को घर से निकाल दिया। इस घटना से कालिदास बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने ठान लिया कि वो ज्ञानी बनेंगे। इसके बाद कालिदास ने कई ग्रंथ रचे जो भारतीय इतिहास में टॉप क्लास के ग्रंथ आज भी माने जाते हैं। उनके 3 नाटक मालविकाग्नि विक्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम और वश्यम प्रेम और राजनीति की कहानियां हैं। इसके अलावा कुमार संभव और रघुवंश उनके महाकाव्य हैं जो देवताओं और राजाओं के वंशावली का बयान करते हैं। मेघदूत और ऋतुसंहार उनकी छोटी काव्य रचनाएं हैं जो नेचर और मानवीय भावनाओं के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती हैं। इन ग्रंथों की अपनी साहित्यिक वैल्यू है, लेकिन ये हमें 1000 साल पुराने भारत के लोगों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी बता देती हैं। कालिदास के महाकाव्य रघुवंश में खीर या पाए से चारों का उल्लेख मिलता है, जो आज भी भारतीय मिठाइयों में लोकप्रिय खीर हमारे यहाँ बनती है। इसका बयान कालिदास के सभी नाटकों में मिलता है। विक्रम और वश्यम में कवि मोदक के वेरियस पार्ट की कंपेयर चंद्रमा की कलाओं से करते हैं। शिखरणी जो आज के श्रीखंड जैसा एक कुकिंग था, इसका उल्लेख भी मिलता है। ये दही से बनाया जाता था और इसमें इलायची और लौंग जैसे मसाले मिलाए जाते थे क्या हैं, आज भी बनता है। स्पेशली मराठी हो उसमें आपको श्रीखंड मिल जाएगा। रघुवंश में बताया गया है कि आज के केरल में इलायची, लौंग और काली मिर्च जैसे मसालों की खेती हुआ करती थी। फलों पर आते हैं
कालिदास के लेखन में आम का जिक्र कई बार होता है। अनाज और चावल के अलावा लोग मांस और मछली खाते थे। गंगा के मैदान में पाई जाने वाली रोहित या रोहू मछली खूब पसंद की जाती थी। इसका मतलब नॉन वेज का कल्चर हिंदुस्तान में था। यहाँ तक कि मालविकागिरी मित्रम में कसाई खानों और मांस की ऐसी दुकानों का जिक्र भी मिलता है जहाँ से मांस खरीदा जा सकता था। शराब 3 तरह की बताई गई हैं। नारी केलासप यानी नारियल से बनाई गई, सिद्धू यानी गन्ने के रस से बनाई गई और माधव यानी फूलों से निकाली गई शराब। कालिदास लिखते हैं कि आम और लाल पटक के फूलों के इस्तेमाल से शराब में सुगंध मिलाई जाती थी। खाने के बाद पहनावे पर आइए। कालिदास के लेखन से पता चलता है कि पहनावे में सफ़ेद, लाल, नीले, केसरिया और काले रंग का इस्तेमाल होता था। पुरुष पगड़ी, स्कार्फ और धोती पहनते थे। रईस लोग अपनी पगड़ी को रत्नों से सजाते थे। कपड़ों में रेशम के इस्तेमाल के बारे में भी लिखा गया है, जिसे कोश्यक कहा जाता था। कुमार संभव में कालिदास चिनाचुक नाम के एक रेशम का उल्लेख करते हैं जो चीन से आयात होता था और सबसे अच्छी क्वालिटी का रेशम माना जाता था। इस तरह कालिदास कई तरह के आभूषणों का भी जिक्र करते हैं। सबसे ज़्यादा मांग निश नाम के एक हार की हुआ करती थी जिसे सिक्के पिरोकर बनाया जाता था। मुक्तावली मोतियों की माला को कहते हैं। वही सफ़ेद मणियों वाला एक हार भी होता था जिसे कहा जाता था हार शिखर। इसी तरह शुद्ध एकावली नाम का भी एक हार होता था जिसमें बीच में एक रतन जड़ता था। इस तरह लोग कान में कुंडल और हाथ में अंगूठी पहनते थे। कालिदास एक ख़ास तरह की अंगूठी का जिक्र करते हैं जो सांप के आकार की होती थी और उसमें पहनने वालों का नाम लिखा होता था। कुमार संभव और ऋतु संहार में कालिदास बताते हैं कि लोग नहाने से पहले एक खास लेप लगाते थे जिन्हें अनुलेपन और अंगराज कहा जाता था। महिलाएं सफ़ेद रंग के पेस्ट से चेहरे पर पत्तियों का डिज़ाइन बनाती थीं और होठों पर लाल रंग लगाकर उस पर लोद्र नामक लकड़ी का पाउडर लगाती थीं, जो आज की लिपस्टिक का एक प्राचीन फॉर्म माना जा सकता है। चेहरा देखने के लिए लोग चमकीले मेटल के बर्तन को मिरर की तरह इस्तेमाल करते थे, आईना की तरह, और मिरर समेत सज्जा का सारा सामान जिस बॉक्स में रखा जाता था उसे मंजूषा कहते थे। कालिदास के लेखन से तत्कालीन भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक एग्रीकल्चर और व्यापार का मेंशन किया है। रघुवंश में कालिदास बताते हैं कि अफगानिस्तान की अक्सस घाटी में केसर की खेती होती थी। बंगाल में नवंबर से जनवरी तक फसल काटी जाती थी और कलाम और शाली नामक चावलों की किस्में जंगलों में उगा करती थी। मालवा के लोग मानसून के दौरान अपने खेतों में हल चलाते थे। पांड्य देश यानी तमिलनाडु बहुमूल्य रत्नों और मोतियों के लिए फेमस था। कलिंग यानी उड़ीसा और कामरूप असम यहाँ से हाथी पकड़े जाते थे। हिमालय के जंगल रेजन और सुगंधित तेलों के लिए जाने जाते थे। केरल के जंगल लौंग, इलायची और काली मिर्च जैसे मसालों की सप्लाई करते थे। ये तमाम चीज़ें व्यापार के काम आती थीं और व्यापार को सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम भी था। कालिदास के लिखे से हमें निक्षेप नाम के एक सिस्टम का पता चलता है। निक्षेप के तहत किसी चीज़ को जमा करने और उसे हासिल करने के रूल्स तय होते थे। वही न्यास नाम का एक दूसरा सिस्टम होता था जिसमें आप अपने पैसे बैंक में जमा कर सकते थे। कालिदास की गुप्त काल के शिलालेखों से भी पुख्ता होती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मिले गुप्त काल के एक शिलालेख में प्राचीन भारत में गिल्ड्स या कामगारों के एक संगठन का जिक्र मिलता है जो ज़रूरत पड़ने पर लोन भी देते थे और पैसे भी जमा करते थे। कालिदास प्राचीन भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी जिक्र करते हैं। मसलन अभिज्ञान शकुंतला में वो लिखते हैं कि राजा शिकार पर जाते समय यूनानी महिला सहायकों के साथ जाते थे। लगभग ऐसे ही प्रथा का जिक्र यूनानी इतिहासकार मेगास्थेनेस ने भी अपनी किताब इंडिका में किया है, जो कालिदास से लगभग 700 साल पहले लिखी गई थी। कालिदास ने अपने लेखन में द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द टाइम का जिक्र भी किया है। अभिज्ञान शकुंतलम में वो सरकार को लोकतंत्र कहकर बुलाते हैं, हालांकि इससे उनका इरादा डेमोक्रेसी से नहीं था। शासन व्यवस्था को वो लोकतंत्र का नाम देते हैं। जो भी शासन व्यवस्था है उसे उन्होंने लोकतंत्र कह दिया। मालविकागिरी विक्रम में वो मंत्री परिषद का जिक्र करते हैं जो शासन चलाने में राजा की हेल्प करती थी। कैबिनेट मंत्री परिषद में 3 मंत्रियों का दर्जा सबसे ऊपर बताया गया है।
मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और वित्तीय तथा न्याय मंत्री। मंत्री परिषद की बात हो गई, ये कानून कैसे पास करते थे। कालिदास के मुताबिक कोई भी डिसीजन मंत्रिमंडल के साथ ही लिया जाता, जिस पर मोहर लगाने के लिए राजा के पास भेजा जाता। इतना ही नहीं, जैसा आज के नौकरशाह में होता है, मंत्री फाइलों पर अपनी कमेंट्स भी दर्ज करते थे। मंत्री परिषद के नीचे तीर्थ या डिपार्टमेंट हेड होते थे। इसके अलावा एक धर्म अधिकारी होता था जो धार्मिक मामलों का प्रभारी होता था। कालिदास के लिखे से पता चलता है कि पुलिस अरेंजमेंट भी हुआ करती थी और पुलिस हेड को नगरक कहा जाता था। अब सबसे दिलचस्प बात इन सब में यह है कि कालिदास के मुताबिक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और जबरन वसूली जैसी दिक्कतें तब भी थीं। मसलन अभिज्ञान शकुंतला में जिक्र आता है कि एक पुलिस वाला नगर मछुआरे से घूस के तौर पर शराब पिलाने की मांग करता है। ये तमाम ब्यौरा आपने सुन लिए। अपने शब्दों से 1000 साल पुराने भारत की जो तस्वीर कालिदास बनाते हैं, वैसी दूसरी तस्वीर मिलना कठिन है। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है। शेक्सपियर ने जो काम अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी संस्कृति के लिए किया है, उससे ज़्यादा योगदान कालिदास का भारतीय संस्कृति में है। जबकि कालिदास शेक्सपियर से 1000 साल पहले हो गए थे। कालिदास की इम्पोर्टेंस एक लिटरेचर के तौर पर हम जानते हैं, लेकिन आम लोगों का इतिहास बताने में कालिदास ने जो योगदान दिया, उसका क्रेडिट उन्हें मिलना अभी बाकी है। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।